हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का संजीव पांडे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को कुछ अग्रिम सूचना देना चाहता हूं। अग्रिम सूचना यह है कि आज से हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और आधुनिक भारत का यह जो अध्ययन है यह एनसीईआरटी के रूप में है। आज से हम लोग हमारे अतीत कक्षा 8 की एनसीईआरटी का अध्ययन आप लोगों के बीच में प्रारंभ होगा। अब यह जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी है हमारे अतीत की, इसमें कुल 10 यूनिट हैं। तो प्रतिदिन एक एक यूनिट का हम लोग निरंतर अध्ययन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसका अध्ययन करेंगे। तो यह जो अध्ययन होगा वो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, जिन्होंने बिल्कुल अभी पढ़ाई नहीं शुरू की है, और उनके लिए भी उपयोगी होगा जिन्होंने कभी भी एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं किया है और वो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देने लगे हैं। यानी जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि यहाँ से लाइन टू लाइन आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं और सीधे उसके बाद में हम लोग अपनी क्लास पर आ जाते हैं। तो यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सब्सक्रिप्शंस लेने पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। लाइव क्लासेस के माध्यम से जो आपका सिलेबस होता है, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है, उसका प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है और जो आपके एक तरीके से डाउट्स होते हैं उनका आंसर भी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और शेड्यूल आपको मिलता है। आप लोगों को यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा भी मिलती है और यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फलतः आपको यहाँ पर होने वाली यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में जो फ्री की लाइव क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी और इसी के माध्यम से आप लोग सब्सक्रिप्शंस भी अनअकैडमी में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। यहीं पे समय समय पर हमारे वीडियो का आपको लिंक भी मिलेगा। इसके अलावा यहीं पर आप लोगों को हमारी क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा और यूपीएससी की परीक्षा के बारे में जो भी परीक्षा उपयोगी जानकारी होगी वो भी समय समय पर यहीं पे हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। करीब हमारा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो 8 साल से ज़्यादा का यूपीएससी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इतिहास को हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ईएमए की शिक्षा वहीं से हमने प्राप्त की है। यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है, स्टेट कमीशन का भी कई बार इंटरव्यू दिया है। तो यह जो एक्सपीरियंस है इतना बड़ा, यह आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और एक आइकॉनिक कोर्स का है। इसमें आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड SANJEEB का प्रयोग करें। ऐसा करने पे आपको जो भी यहाँ पे फी है उसमें 10% की आपको छूट मिलेगी। 10% की आपको छूट मिलेगी। ऐसा नहीं कि केवल यूपीएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी अनअकैडमी पे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट कमीशन का एग्जाम हो, चाहे वो डॉक्टरी का एग्जाम हो, चाहे वो एक तरीके से इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आप लोग हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करें, उसमें यह सुविधा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसी तरीके का आपका यहाँ पे आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स के परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग देखेंगे तो ये 12 महीने, ये 24 महीने और 36 महीने के रूप में यह अवेलेबल है। इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड SANJEEB का प्रयोग करें, फलतः आपको इस फी में 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन है जो 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के रूप में मौजूद है। इसमें आप लोग 12 महीने और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप लोग इसमें भी सब्सक्रिप्शंस लेते समय हमारे रेफरल कोड SANJEEV का प्रयोग करें। ऐसा करने पे इस फी में भी आपको 10% की छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अन्य बातों को जानते हैं। तो अनअकैडमी एक कॉम्बैट सीरीज को प्रारंभ करती है। फर्स्ट जो कॉम्बैट सीरीज थी वो दिसंबर में हुई थी, जनवरी में भी एक कॉम्बैट सीरीज हुई और फरवरी के इसी वीक में एक कॉम्बैट सीरीज होगी, उसमें आप लोग भाग सकते हैं। इसमें एक कॉन्टेस्ट फॉर्मेट होता है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 मिनट का ही अब समय इसमें मिलने लगा है। इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और अगर आपकी 1 से 3 तक रैंक आती है तो अनअकैडमी आपको 3 महीने का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन देती है। इसके बाद की अगर रैंक आती है 150 तक तो आपको 1000 रुपये का अमेजन का वाउचर गिफ्ट मिलता है। इसके अलावा अनअकैडमी ने 2021, 22 और 23 की यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए बेसिक कोर्सों को प्रारंभ किया है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यह आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अब आते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास पर। शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों के बीच में ये एनसीईआरटी का हम लोग एज इट इज अध्ययन करेंगे। इसमें एनसीईआरटी कक्षा 8 जो हमारे अतीत है उसका अध्ययन हम लोग आज की क्लास से प्रारंभ कर रहे हैं। अब आप लोग सतर्क हो जाएं, एक एक चीजों को बड़ी करीबी से, बड़ी नजदीकी से, बड़ी मौलिकता के रूप में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे व्यापक रूप से। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ये क्लास उपयोगी होने वाली है। काफ़ी निरंतर यह क्लास अब आप लोगों के बीच में चलती रहेगी। जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उसका अध्ययन हम लोग आप लोगों के बीच में करेंगे। तो इसमें इस एनसीईआरटी में कुल 10 यूनिट है। कुल कितनी यूनिट है? कुल 10 यूनिट है। एक एक यूनिट का हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। पहली यूनिट की टाइटल आप लोगों के बीच में आ गई है और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कैसे, कब और कहां। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग इतिहास को इस तरीके से पढ़ें कि कोई घटना कब हुई, कहां हुई और कैसे हुई, तो मुझे लगता है कि वह आपको जल्दी से भूलेगी भी नहीं और आपको तैयार भी हो जाएगी। और अगर भूलेगी नहीं तो यही चीज आपके परीक्षा में काम आने वाली है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक उदाहरण देके आप लोगों को समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। तो आप लोग बताइए कि 1912 में भारत की राजधानी बनी थी, मीन्स कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो भारत की राजधानी के रूप में इस समय स्थापित हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप लोग कहेंगे कि 1912 में जो भारत की राजधानी बनी थी वह नई दिल्ली बनी थी। वह नई दिल्ली बनी थी। तो यहां पे लिखा हुआ है कब, तो आप लोग कहेंगे 1912 में। तो एक उत्तर आपको मिल गया 1912 में। कहां? तो नई दिल्ली में भारत की राजधानी स्थापित हुई। अब बात है कि कैसे स्थापित हुई, मतलब इसके पीछे का घटनाक्रम क्या है। अब दो चीजों को हम लोग समझ गए, ये कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल चीज है, लेकिन इसके पीछे के घटनाक्रम को हम लोग समझ लेंगे। तो अगर कोई घटना है उसको हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से उससे संबंधित जो फैक्ट होता है, जो तारीख होती है, जो स्थान होता है, वह भी हमें तैयार हो जाता है। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं, एक घटना दिखाते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि समय है 1905 का और 1905 ईस्वी में एक तरीके से बंगाल का विभाजन दो भागों में हो गया था। अब इसी विभाजन के खिलाफ में आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया था। किस आंदोलन का प्रारंभ किया था? स्वदेशी आंदोलन का भारतीयों ने प्रारंभ किया था।
और भारतीयों ने 1906, 7, 8 में इतने सशक्त तरीके से स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया था कि अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी। अब ऐसे में इस समय अंग्रेज काफी परेशान हो गए और परेशान होने के बाद में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी का नाम था अरुणडेल कमेटी। इस कमेटी का नाम था अरुणडेल कमेटी। अब यह जो कमेटी थी, यूपीएससी में एक बार पूछा है कि इस कमेटी का तादाद में किससे है, तो यह जो कमेटी है यह भारत में राजनीतिक सुधारों पर आधारित है। अब इसी में दिया हुआ था राजनीतिक सुधारों पर आधारित है, आर्थिक सुधारों पर आधारित है, सामाजिक सुधारों पर आधारित है, प्रशासनिक सुधारों पर आधारित है। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि जो आपका विकल्प है वह कितना कठिन हो जाता है। तो यह राजनीतिक सुधारों से संबंधित कमेटी थी। अब इसी ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में कहा कि अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, इसको रद्द कर देना चाहिए। और इसी कमेटी ने यह भी सिफारिश दी थी कि अंग्रेजों को अपनी राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए। फलतः ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा की और यह घोषणा 1911 ईस्वी में की। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल था या वायसराय था। 1911 में हार्डिंग ने घोषणा की कि भाई अब भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। 1911 में यह घोषणा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, घोषणा की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा दूसरी बात यह हुई कि अब बंगाल के विभाजन को स्थगित कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी यह जो विभाजित बंगाल था इसको संयुक्त कर दिया जाएगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा। दो घोषणाएं होती हैं। तो 1911 में घोषणा हुई कि कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित होगी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि भारत की राजधानी बनी नई दिल्ली कब? 1912 में। घोषणा कब हुई? 1911 में। यही सब थोड़ा सा जो नजदीकी बातें हैं उसको मैं क्लियर करता चलूंगा। ये आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होने वाली है यह क्लास, तो आप लोग इसे शेयर भी कर लें अपने ग्रुप वगैरह में। अब इसकी जो पहली हेडिंग है, ये एक तरीके से हेडिंग का मतलब, हेडिंग का तादात्म्य, हेडिंग का संबंध आप लोगों की समझ में व्यापक रूप से आ गया होगा और इस माध्यम से आप लोगों ने समझा होगा कि इतिहास का इसी तरीके से सार्वभौमिक और मौलिक अध्ययन करना है कि जो घटनाक्रम है वह भी तैयार हो जाए और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह भी तैयार हो जाए। तभी तो ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। अब इसमें यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, और इसके माध्यम से यहां पे कुछ बातों को समझाया गया है। जैसे इस हेडिंग का जो सार है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर इसको मैं आप लोगों के बीच में पढ़ता भी रहूंगा। इसमें कुल मिला के यह कहा गया है कि जो तारीखें होती हैं, तारीखों के परिप्रेक्ष्य में ही या तारीखों को ही माध्यम मानकर इतिहासकारों ने इतिहास लिखने का प्रयास किया, और जब तारीखों को ही मुख्यतया माध्यम मानकर इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने का प्रयास किया, तो एक तरीके से जैसे आप हैं और हम हैं, अब केवल तारीखों को हम लोग रटेंगे तो ये काफी टफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये काफी उबाऊ हो जाएगा। ऐसे में एक तरीके से इतिहास को जो पढ़ने का रुझान है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इसका एक पहलू तो ये है जो सार्वभौमिक पहलू हुआ, और अगर हम लोग गहराई से देखें तो तारीखों के अलावा इतिहास घटनाओं में बसता है। अगर घटनाओं के माध्यम से हम लोग इतिहास को समझें तो वो काफी रोमांचक हो जाता है, वो काफी रोमांचित कर देने वाला होता है, और काफी बेसिक समझ का एक तरीके से विकास भी हो जाता है। जैसे कुछ बातें ऐसे हैं कि अगर हम लोग उनको तिथियों के माध्यम से जोड़ें तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए आप ही हो या मैं हूं या कोई भी है, कहीं पे बैठ के एक चाय पीता है किसी भी दुकान पे, और चाय पीते समय उसके दिमाग में शायद यह बात आती है कि इस चाय को सर्वप्रथम किसने पिया या इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका पीना कब प्रारंभ हुआ।
और उसी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरी घटना है, जैसे हम लोग यह समझें कि आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ, या प्राचीन भारत के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ, या मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ, तो यह निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल काम है। अब इस परिप्रेक्ष्य में इसको घटना के माध्यम से देखेंगे तो बड़े सहजता से इसको हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर तारीखों के माध्यम से हम देखेंगे तो इसको अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन याद कर पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए इतिहास को क्या कहा गया है? उबाऊ कहा गया है। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक वक्त था जब इतिहासकार, जितने भी इतिहासकार थे, वो तारीखों के जादू यानी गहमा गहमी में ही खोए रहते थे और उसी के माध्यम से इतिहास को लिखने का प्रयास करते थे। अब इसमें कहा गया है कि किस राजा की ताजपोशी हुई। जैसे किसी राजा की ताजपोशी हो रही है, कोरोनेशन हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, उसकी एक निश्चित तिथि के बारे में ये लोग इतिहास को लिखना प्रारंभ करते थे। कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आम लोगों की समझ में जो इतिहास होता था वो केवल तारीखों का प्रतिनिधित्व करता था, तारीखों का ही पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। भाई जब उसमें तारीखों का ही वास होगा, तारीखों का ही निवास होगा, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, वह उबाऊ हो ही जाएगा। तो हमारे साथ में आप लोगों को बहुत सारी तारीखें नहीं याद करनी पड़ेंगी, बड़े रोमांचित तरीके से, रोमांचक तरीके से हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसके बाद में इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं व्यक्त किया जा रहा है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में सही होता है। भाई बदलावों के माध्यम से अगर हम तारीखों को निश्चित करें तो ये ठीक है, लेकिन तारीखों के माध्यम से अगर हम बदलाव को निश्चित करें तो ये थोड़ा उबाऊ देने वाला ही है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, अतीत और वर्तमान यानी प्राचीन और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। किसकी बात करने लगते हैं? हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। कैसा सवाल नहीं उठाते? ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। जो हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर हम कोई ऐतिहासिक सवाल उठा भी नहीं सकते, यह भी सच्चाई है। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि कुछ चीजें स्वाभाविक हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, सुबह उठना, स्नान करना। अब इस पे हम इतिहास तो नहीं लिख सकते हैं ना। अगर हम इस पे इतिहास लिखेंगे तो इतिहास काफी व्यापक हो जाएगा, इस परिप्रेक्ष्य में काफी वो उबाऊ हो जाएगा। तो ये तो एक स्वाभाविक घटनाक्रम है, इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे यह समझाया जा रहा है। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही हो रहा हो, ये भी एक बात है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा इसी बात की चर्चा करेंगे जो स्वाभाविक होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसा सवाल पूछ देते हैं जो काफी उपयोगी होता है और काफी ऐतिहासिक होता है। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे, वही वाली बात, किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की
रेलगाड़ी की खिड़की से आप झांकते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से आपके मन में एक सोच आ सकती है कि भाई इस रेलगाड़ी का आविष्कार कब हुआ होगा, विकास कब हुआ होगा। इसके अलावा यह सवाल उठ सकता है, भाई निश्चित रूप से उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। इसके अलावा जैसे सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते हैं तो आप ये सोच सकते हैं, आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि भाई अखबार का प्रारंभ कब से हुआ होगा, जो अखबार से संबंधित प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना कब हुई होगी और किसने की होगी। ठीक। और इसके अलावा आप लोगों को मैं एक चित्र यहां पे दिखाता हूं, पुनः आता हूं और एक चित्र को हम लोग देखते हैं, उसके माध्यम से कुछ प्रमुख बातों को समझते हैं। यह चित्र आप देखिए, इस चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। यह एक चित्र है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरफ कुछ ब्राह्मण लोग खड़े हुए हैं। इसमें ब्राह्मण शब्द को ही संबोधित किया गया है। कुछ ब्राह्मण खड़े हुए हैं और एक तरीके से कुछ अंग्रेज खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, क्या कहा गया है, यह चित्र किससे संबंधित है मैं आपको बताता हूं। ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। इसमें कुछ ब्राह्मण हैं जो ब्रिटानिया, जो ब्रिटानिया यानी एक तरीके से ब्रिटिश सरकार को क्या कर रहे हैं, कुछ शास्त्र भेंट कर रहे हैं। क्या भेंट कर रहे हैं, शास्त्र यानी कुछ ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। और जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का यह चित्र है जो मैंने आपको यहां पे दिखाया। इस चित्र को तैयार किसने किया है, जेम्स रेनेल ने इस चित्र को तैयार किया है। और इसमें क्या कहा है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जो आप लोगों ने देखा होगा, यह जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ही एक तरीके से बंगाल का पहला गवर्नर था। मैं क्या कह रहा हूं इसको समझते जाइएगा। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसी को लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो रॉबर्ट क्लाइव है यही बंगाल का पहला गवर्नर था, यही बंगाल का प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अब इसे गवर्नरी का पद कैसे मिला, इसके पीछे का भी एक घटनाक्रम है। तिथि में ना जान के अगर घटनाक्रम में हम लोग इसे जानेंगे तो निश्चित रूप से यह उबाऊ नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में बंगाल में प्लासी स्थित है और प्लासी नदिया जिले में स्थित है। प्लासी में एक तरीके से अंग्रेजों के बीच में और वहां के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें इसी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था एक षड्यंत्र के द्वारा। और सिराजुद्दौला के बाद में इसी क्लाइव ने क्या किया था, बंगाल में मीर जाफर को दूसरा नवाब बनाया था। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये एक तरीके से कंपनी का प्रतिनिधि था। यह क्लर्क के रूप में भारत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहा था। 1725 में इसका जन्म हुआ था, एक साधारण परिवार में इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। लेकिन ये काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, काफी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी व्यक्ति था। अपनी योग्यता के चलते इसने बंगाल के गवर्नर का पद प्राप्त कर लिया था। तो जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली और विजय का श्रेय इसी रॉबर्ट क्लाइव को गया, तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको यानी रॉबर्ट क्लाइव को क्या गिफ्ट दिया, क्या उपहार दिया, बहुत सारा उपहार दिया, लेकिन उपहार के रूप में एक पद भी दिया और इस पद का नाम है बंगाल के गवर्नर का। तो ये रॉबर्ट क्लाइव क्या कहना चाह रहा है इस नक्शे के माध्यम से, इसमें आइए देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये जो जेम्स रेनल है इसको रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा, इसको याद रखना है, बनाने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक ये जो रेनल था यह अंग्रेजों की विजय का समर्थक था। अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत पर विजय हासिल की उसका यह समर्थन करता था। यह वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। अब खास बात यह है कि जब अंग्रेजों ने भारत की विजय की तो इसके परिप्रेक्ष्य में यह एक नक्शा तैयार करना चाहता था और नक्शे को एक तरीके से स्रोत के रूप में
उपयोगी मानते थे। कौन? अंग्रेज भी और जेम्स रेनल दोनों उपयोगी मानते थे। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक, इसी नक्शे में दिखाया गया है, स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हों और मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगाह कर रहे हों। मतलब इसमें भी, इस चित्र में भी अब अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी साम्राज्यवादी स्वरूप झलक रहा है। किसका? ब्रिटिश सरकार का। इसमें यह दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि जो भारतीय लोग हैं वह ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश ताज को या कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ शास्त्र सौंप रहे हैं और उसमें भारतीय लोग आग्रह कर रहे हैं। क्या आग्रह कर रहे हैं? कि भाई जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से आप ही चला सकते हैं। इस नक्शे के माध्यम से यह दिखाया गया है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र को हम लोगों ने ध्यान से समझ लिया और यह चित्र निश्चित रूप से किसका हमें बोध कराता है? तो यह एक तरीके से उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का ही बोध कराता है। इसके अलावा किसी अन्य मंतव्य का बोध इससे नहीं होता है, केवल साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमारे समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। जितने भी ऐतिहासिक सवाल हैं ये हमें प्रेरित करते हैं किसके परिप्रेक्ष्य में? एक समय के बारे में, कि आखिर वह समय कौन सा रहा होगा जिसमें यह घटना घटी होगी, यानी चाय वाली घटना घटी होगी, यानी रेलवे वाली घटना घटी होगी, यानी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ होगा, या प्राचीन भारत के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ होगा। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। जो समय होता है इसको हम साल या महीने के पैमाने पर ही तौल के माप के नहीं दे सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि भाई उनको तारीखों के माध्यम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और यह प्रक्रियाएं क्या होती हैं? लंबे समय तक चलती रहती हैं। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन था तो लंबे समय तक चल रहा था, उसका प्रारंभ कब हुआ यह बताना एक बहुत जटिल काम है। अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा किसी मानव ने कि भाई अचानक एक दिन सुबह सवेरे। एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस है। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। इसके अलावा इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, निश्चित रूप से नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। इसी तरह हम भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की भी कोई तिथि नहीं बता सकते कि वास्तव में ब्रिटिश शासन भारत में एस्टैब्लिश कब हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ यह भी हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। इसके अलावा अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है कि कब अर्थव्यवस्था में, कब हमारी समाज में कैसा बदलाव आया, कैसा उतार चढ़ाव आया। इसको तिथियों के हिसाब से समझाया और बतलाया नहीं जा सकता है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। यह लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? आइए इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है, इस जुड़ाव की एक वजह है। अब वो वजह क्या है इसको देखते हैं। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास समझा जाता था। जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही क्या समझा जाता था? इतिहास समझा जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी।
वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। अब यहाँ पे कहना यह है कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में हम तिथियों को बता सकते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस उस परिप्रेक्ष्य में कितनी है। जैसे किसी राजा का राजाभिषेक कब हुआ, जैसे किसी राजा ने कोई युद्ध कब लड़ा, जैसे उसका जन्म कब हुआ, जैसे उसकी मृत्यु कब हुई, जैसे उसका विवाह कब हुआ, जैसे उसको बेटा कब उत्पन्न हुआ या एक तरीके से बच्चे कब उत्पन्न हुए। भाई ये तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में जानकारी जो होगी वह उपयोगी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे, जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं, दूसरे मुद्दों के बारे में भी लिखने लगे। ऐसा नहीं वो राजा महाराजा या अन्य चीजों का ही इतिहास लिखते थे। कुछ समय पहले ऐसा देखा गया कि इतिहासकार कुछ अन्य मुद्दों पर भी इतिहास लिखने लगे हैं। वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह, लोग मतलब सामान्य लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पहले यह एक तरीके से इतिहासकारों की लेखन शैली का माध्यम नहीं था, इस पर इतिहासकार नहीं लिखते हैं। लेकिन अब ऐसा देखा गया है प्रायः कि इतिहासकार आम जनजीवन से संबंधित घटनाओं को भी इतिहास में जगह देने लगे हैं। वे क्या पैदा करते थे और वे क्या खाते थे और शहर कब बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, किस तरह नए विचार पनपे और किस तरह समाज एवं संस्कृति का विकास हुआ और किस तरह ये सारी चीजें बदलने लगी। अब इनको भी इतिहास में क्या मिलने लगी, इतिहास में जगह मिलने लगी। इसके पहले ये चीजें नहीं थी। मुख्यतया वहां पे राजा महाराजा और उससे संबंधित घटनाओं की विषय ही केंद्रित होते थे। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, कौन सी तारीखें उपयोगी हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले इस चित्र की बात को हम लोग देख लेते हैं। तो इस चित्र की बात को हम लोग देखते हैं। अब इस चित्र को देखिए, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिप्टन टी लिखा हुआ है। ये एक तरीके से आज के 10 साल पहले तक हमारी समाज में काफी प्रचलित चाय थी और लोग इसको नाम से, इसी नाम से खरीदा करते थे। आज ये बंद हो चुकी है। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक तरीके से ये ब्रिटिश राजकुमार का चित्र है और इसके पीछे का जो स्मारक बना हुआ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो एक तरीके से ब्रिटिश स्मारक है। वो क्या है, ब्रिटिश स्मारक है। इसका मतलब यह जो महाराज है और इसका जो स्मारक है, यहां पर भी कहीं ना कहीं ये जो लिप्टन टाइगर है, ये जो लिप्टन टी है, इसका सेवन किया जाता था। इस परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या कहा गया है चित्र के परिप्रेक्ष्य में। अब इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों की पसंद और नापसंद तय होती थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे इस विज्ञापन में आप लोगों ने देखा कि एक राजकुमार का चित्र बना हुआ है और उसके पीछे उसका स्मारक बना है और उसके आसपास में लिप्टन टी का चित्र बना हुआ है। इसका मतलब यह उसको पसंद थी। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझाने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। इसके अलावा 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात का संकेत देता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। जो शाही लोग होते थे, यानी जो राजसी खानदान के लोग होते थे, वो यही चाय पीते थे। और ऐसा नहीं कि भारत में, पूरी दुनिया भर में। इस तस्वीर से पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर सवार हुआ बैठा है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई। यही है राजकुमार ऑफ आर्थर। ये महारानी विक्टोरिया का क्या है, तीसरा बेटा है। ये घोड़े पे सवार है। अब आइए देखते हैं कौन सी तारीखें उपयोगी हैं, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सी तारीखें उपयोगी हैं, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी तारीखें उपयोगी हैं।
कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। हम जो तारीखें चुनते हैं वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई खास घटना घटित होती है, में भी आप लोगों का ISPT का रिजल्ट आता है। अब तारीख तो इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि आपका रिजल्ट आया, शायद तारीख महत्वपूर्ण नहीं होती अगर आपका रिजल्ट नहीं आता। और में भी अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, 2 साल में ही 3 साल में ही आपका रिजल्ट आ जाता है, तो एक घटना घटित हुई ना, और घटना घटित होने के बाद में कब घटित हुई? तो पहले घटना महत्वपूर्ण हुई, उसके बाद में क्या महत्वपूर्ण हुई? तारीख महत्वपूर्ण हुई। इसीलिए इतिहास को एक तरीके से तारीखों के माध्यम से बहुत ज्यादा न इतिहासकारों को लिखना चाहिए न उसे पढ़ना चाहिए। हमें घटनाओं के माध्यम से तारीखों को देखना चाहिए। फलतः वह हमें याद भी हो जाएगी और घटना भी याद हो जाएगी और वही हमारे काम भी आएगी। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं एक उदाहरण पर। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर गवर्नर जनरल के समय काल में कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं एक बदलाव को लाता है, जो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को लाता है, एक व्यवस्था को लाता है। इसलिए वो क्या होता है? इसलिए वह महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं इतिहास। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। कहां से शुरू होते थे? वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अब इसमें एक चीज आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये गवर्नर जनरल है, तो आप लोग कहेंगे कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था भैया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? तो यह वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था। इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो बंगाल का आखिरी वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग कहेंगे बंगाल का नहीं, भारत का इसे कहेंगे। इसे कहां का कहेंगे? इसे भारत का कहेंगे। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसे गवर्नर जनरल भी परंपरा स्वरूप कह सकते हैं। अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। अब बात यह है कि इसके पीछे का घटनाक्रम भी हमें देखना है। अब यहां पे तिथि का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर घटनाक्रम को समझेंगे कि वास्तव में, फिर हम लोग इतिहास को समझ जाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे तो यह पाते होंगे कि यह जो वारेन हेस्टिंग्स था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो था ही, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। इस शब्द को देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। लेकिन ऐसी क्या घटना घटित हुई कि ये जो बंगाल का गवर्नर था अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया? तो अगर इसकी तह में हम लोग जाएं तो जैसे प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, तो कहते हैं कि प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध को पूर्णता प्रदान की। यानी एक तरीके से जो प्लासी का युद्ध था उसको तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र के आधार पर जीत लिया था, और जो बक्सर का युद्ध था वह आमने सामने का युद्ध था, वह अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी। अब इस युद्ध के पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने भारत में कुछ व्यवस्थाओं का सृजन किया और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से एक तरीके से भारत में लूट और खसूट के युग का प्रारंभ किया। और उस लूट और खसूट के युग से जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पे इतनी अराजकता फैली कि उसका नकारात्मक प्रभाव कंपनी के ऊपर भी आया। इस समय कंपनी, अगर आप लोग देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार में भी लगी रही, वहां भी वो पैसा खर्च करती रही, दूसरे अपने कंपनी
कंपनी अपने कर्मचारियों को भी पैसा देती रही, और तीसरे कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी जो बंगाल के लोगों से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उसको कंपनी को नहीं दे रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं इंग्लैंड में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पे वो अपने गौरव को बढ़ाना चाह रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जब वो इंग्लैंड जाते थे तो उनको लोग बाबू कहते थे, और बाबू इंग्लैंड में एक भ्रष्ट पद का द्योतक था। इसके अलावा अब कंपनी 1770 के आसपास में आप लोग देखेंगे, यानी एक तरीके से 70 के दशक में, 1770 के दशक में कंपनी आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पे आ गई इसी वजह से। और आर्थिक रूप से जब दिवालिया होने की कगार पे कोई कंपनी आती है तो किसके पास जाती है? निश्चित रूप से अपने देश की सरकार के पास जाती है। तो यह जो कंपनी थी यह भी अपने देश यानी ब्रिटेन के पास गई। अब ब्रिटेन की सरकार उस समय कितना चौकन्ना थी, इसको देखिए आप लोग, कि तुरंत उस समय का जो प्रसिद्ध सांसद था उसके अधीन, उसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, उसके अधीन एक कमेटी का गठन कर दिया और उसने 4-5 महीने में ही ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट दे दी। फलतः ब्रिटिश सरकार ने 1773 के मध्य में एक कानून लाया और उस कानून को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रथम गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? इसी वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो इसके पीछे का एक घटनाक्रम है, इसे हमें याद रखना है। इसके अलावा भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का जो अंतिम वायसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। इसके अलावा भारत का अंतिम और पहला वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों कौन है? दोनों सी राजगोपालाचारी हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये काफी उपयोगी है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तमाम सारे गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरलों का कार्यकाल आया, जैसे हेस्टिंग, बेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, एक एक के कार्यकाल को हम लोग पढ़ेंगे भी। एक गवर्नर जनरल का आपके सामने चित्र भी है, ये वारेन हेस्टिंग्स का चित्र है। यही 1773 में क्या बना था? पहला गवर्नर जनरल बना था। ये पहले बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का क्या बन गया? ये गवर्नर जनरल बन गया। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जो किताबें आपको पढ़नी होंगी, जो एनसीईआरटी या अन्य किताबें आपको पढ़नी होंगी, इसमें गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथा और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। क्या किया जाता है? उभारा जाता है। ऐसा नहीं कि वास्तव में इनके जो कारनामे हो भव्य हो, इनकी जो क्रिया पद्धति हो भव्य हो, इनकी जो गौरव गाथा वो भव्य हो, इनका जो मुखड़ा हो भव्य हो, लेकिन उभारने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें आइए देखते हैं। इसके अलावा कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये वायसराय और गवर्नर जनरल हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना कभी खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। मतलब 1773 में जो गवर्नर, 1773 क्या, आप लोग देखो कि प्लासी के युद्ध के साथ में ही क्या प्रारंभ होता है? प्लासी के युद्ध के साथ ही देखो 1757 से ही गवर्नरों का कार्यकाल एक तरीके से प्रारंभ हो जाता है भारत में। और ये खत्म कब होता है? ये खत्म होता है 1947 में, जब हम आजाद हो जाते हैं। तो देखिए 1757 से 1947, 1757, 1800, 1900, 1947, लगभग यहां पे आप लोग देख रहे होंगे तो 200 साल से ज्यादा कहीं ना कहीं गवर्नर जनरलों का या गवर्नरों का या वायसरायों का ये एक लंबा सिलसिला है। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन खत्म कब हुआ? 1947 में खत्म हुआ, जब हम लोगों ने इन लोगों के प्रति सशक्त आंदोलन किया। तब इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, इनकी नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब हम लोग इसी में उलझे रहते थे। क्यों उलझे रहते थे? क्योंकि इतिहासकार उलझाते रहते थे। इसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं थी। ये तो कुछ बरसों पहले ऐसा प्रारंभ हुआ
कि इतिहासकार जो हैं वो आम जनजीवन का इतिहास भी लिखने लगे। नहीं तो यही इतिहास हमको पढ़ना पड़ता था। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? भाई, क्या अगर हम लोग गहराई से देखें तो क्या यह जो इतिहास था यह इन्हीं गवर्नर जनरलों का इतिहास था? भारत में कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं दिख रहा था, भारत में कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं दिख रहा था, भारत में कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं दिख रहा था, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं दिख रहा था। और उस परिवर्तन से भारत कितना प्रभावित था, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो चाहे नकारात्मक रूप से हो, इसको भी तो लिखना चाहिए था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, ऐसा हम उसे अध्यायों में बांट देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? ऐसी क्या जरूरत है? जैसे आप लोग भी पढ़ते होंगे, जैसे ये जो एनसीईआरटी है इसको हम 10 यूनिट में इसका अध्ययन करेंगे। क्यों? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि 10 यूनिट में अगर हम लोग इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे तो ये काफी क्लियर हो जाएगा हम लोगों के बीच में, और काफी आसान अध्ययन भी हो जाएगा। और एक एक खंड को हम लोग यह भी देखते रहेंगे कि पहले खंड में कौन सी घटना घटित हुई और दूसरे खंड में उसका क्या प्रभाव हुआ, तीसरे खंड में वह घटना कैसे थी, कैसे समाप्त हुई या आगे बढ़ी या कैसे जुड़ी हुई है। इसको समझना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बात कही गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, आपस में तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर सकें। इसलिए इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, उसे आसानी से हम लोग पढ़ सकें, आसानी से तैयार कर सकें, आसानी से याद रख सकें। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द ही चलता रहता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों की कोई मायने ही नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कैसे नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी? क्योंकि इतिहास को अगर दूसरे तरीके से उभारा गया, इन गवर्नर जनरलों से बाहर निकला गया और अन्य गतिविधियों पर लिखा गया, तो वहां पर नवीन तिथियां उभर कर हमारे सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? जो अवधि होती है उसको हम लोग कैसे तय करते हैं? उसका क्या हिसाब किताब होता है? आइए देखते हैं। समय है 1817 ईस्वी का। स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक दार्शनिक हैं, इनका नाम है जेम्स मिल। ये एक तरीके से बेंथमवादी दार्शनिक हैं, बेंथमवादी विचारक हैं। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं जो ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है। बेंथमवादी, इससे पहले आप लोग देखेंगे तो जो बेंथम था, जर्मी बेंथम था, उसी की विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहे हैं जेम्स मिल। लेकिन 1817 का अगर समय आता है तो इस समय जर्मी बेंथम भी है, ऐसा नहीं है कि जर्मी बेंथम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो 1832 ईस्वी में जो जर्मी बेंथम था, जो महान चिंतक था, जो बेंथमवादी विचारधारा का क्या था, बेंथमवादी विचारधारा का एक तरीके से संस्थापक था ब्रिटेन में, उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद ही 1832 ईस्वी में ही तुरंत ब्रिटेन में संसदीय सुधार हुए। और इसके जस्ट बाद आप लोग देखेंगे तो 1833 ईस्वी में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के प्रभाव के रूप में देखेंगे तो ये जो बेंथमवादी दार्शनिक हैं, चाहे वो मिल हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे जे.एस. मिल ही क्यों ना हो,
इसका प्रभाव दिखता है कहीं ना कहीं। इस 1833 के चार्टर एक्ट पे इन लोगों का जो प्रभाव दिखता है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखता है, और सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में दिखता है। लेकिन यही जो जर्मी बेंथम है, इसका आप लोग देखिए कि 1817 में ये क्या कहना चाह रहा है। 1817 में ये जो भारत का इतिहास है उसका सांप्रदायिक विभाजन कर देता है। यानी जैसे आपके जो विचार हैं, हमारे जो विचार हैं, किसी और के जो विचार हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं कि जैसे गांधी जी के विचार को हम लोग लेते हैं, गांधी जी के विचार को हम लोग लेते हैं, और गांधी जी की एक विचारधारा को हम लोग लेते हैं, वह विचारधारा है अहिंसावादी विचारधारा। तो प्रारंभ में अगर आप लोग देखेंगे तो गांधी जी इसी अहिंसा की विचारधारा को अपने साथ लेके चलते थे। इन्होंने अहिंसा का सिद्धांत भी दिया, और ऐसा नहीं कि अहिंसा का सिद्धांत इनकी बपौती है। अहिंसा को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे प्राचीन काल में पहले से ही विद्यमान था यह सिद्धांत। बौद्ध धर्म में विद्यमान था, जैन धर्म में विद्यमान था, और जैन धर्मावलंबी जो आचार्य थे वो तो यह कहते थे कि मन, वचन और कर्म से अगर हिंसा कर दिया तो हिंसा हो गई। मन से हिंसा करने का क्या मतलब है? मतलब आपके मन में एक विचार आ गया कि इस फर्श पे एक चींटी चल रही है और इस चींटी को आपने दृष्टवाय कर दिया, आपने नष्ट कर दिया। ये विचार आया, आपने किया नहीं, तो इसका मतलब जैनियों के परिप्रेक्ष्य में हिंसा हो गई। और वचन में भी आपने किसी को वचन दे दिया। मन, वचन और कर्म से, और मान लो कर्म से आपने एफर्ट कर दिया, इस सिटी को समाप्त कर दिया, तब तो हिंसा हो ही जा रही है। लेकिन आपके मन में भी यह विचार नहीं आना चाहिए। तो ये जो जैनी हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि यह है जो अहिंसा की विचारधारा है, इनकी सबसे एक तरीके से सबसे कठिन विचारधारा यही है। तो ये जो गांधी जी थे, इनके परिप्रेक्ष्य में हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ में यह गांधी जी ही थे कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, तो इन्होंने, इसके पहले आप लोग देखेंगे कि भगत सिंह जी को, सुखदेव को अंग्रेज गवर्नमेंट फांसी की सजा सुना चुकी थी, राजगुरु को भी सुना चुकी थी। लेकिन इन्होंने यह कह के इस समझौते में इन तीनों भारतीय क्रांतिकारियों के परिप्रेक्ष्य में बात करने से इनकार कर दिया था कि इन्होंने स्वतंत्रता के लिए हिंसावादी रुख अपनाया था, इनकार कर दिया था इन्होंने। और जब कुछ लोगों ने इनको विरोध किया, एक तरीके से युवाओं ने विरोध किया, इनको काले झंडे दिखाए, तो इन्होंने कहा भी था कि हम मर सकते हैं, यानी गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। हमारा सिद्धांत जो अहिंसा का सिद्धांत है वो नहीं मर सकता। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि समय था 1942 का, और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने छेड़ा, तो ये एक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी। ये भारतीयों को आजादी दिला के ही रहा था। अब इस समय यही महात्मा गांधी हैं जो क्या कहते हैं भारतीयों को संबोधित करते हुए कि करो या मरो। अब यह जो नारा है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट का, यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो कहीं ना कहीं हिंसावादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी विचारधारा में समय 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 पर परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो समय की मांग हो, चाहे वो उसका बदलता हुआ रुख हो। तो यही वो जेम्स मिल है जिसको कई टीचर आपको तमाम तरीके से बताते होंगे, संकीर्ण रूप से भी बताते होंगे, लेकिन उसका दूसरा मुखड़ा नहीं बताते हो। तो दूसरा मुखड़ा भी जानिए, इसका दूसरा पहलू भी जानिए। मुखड़े का तात्पर्य यह भी है कि जैसे ये कहता है 1817 ईस्वी में कि भारत को 3 टुकड़ों में इसने विभाजित किया, और यह जो इसका विभाजन था यह सांप्रदायिक विभाजन था। और यह अगर यूपीएससी में पूछ लिया कि किस इतिहासकार ने भारत का 3 खंडों में सांप्रदायिक विभाजन किया है, तो यह कौन है भैया? तो यह जेम्स मिल ही है। कौन है? जेम्स मिल ही है, जो स्कॉटलैंड का वासी है, ग्रेट ब्रिटेन का वासी है। इसने एक तरीके से सांप्रदायिक विभाजन किया है भारत का। इसने इतिहास को हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश
3 कालखंडों में विभाजित किया है। किस इतिहास को? भारतीय इतिहास को। क्या कहा? हिंदू, यानी जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको इसने क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। जो मुस्लिम इतिहास है, यानी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसको मुस्लिम कह दिया। और चूंकि ये एक तरीके से आधुनिक जो इतिहास है उसको ब्रिटिश कह दिया, ब्रिटिश इतिहास कह दिया। कैसे कह दिया? इसके कहने का तात्पर्य यहां पे ये था कि प्राचीन काल में जो मुख्यतया राजा हुए वो हिंदू ही राजा हुए, यानी हिंदुओं ने शासन किया। तो हिंदुओं ने शासन किया, इस परिप्रेक्ष्य में इसने यह बात कह दी। तो यह बात हालांकि सांप्रदायिक रूप से इसने विभाजन किया, लेकिन क्या है ये गलत है? गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यथेष्ट है। इसके बाद में मध्यकाल में आप लोगों ने भारत में देखा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के शासकों ने शासन किया, इसलिए इसने इसको मुस्लिम नाम दे दिया। और आधुनिक भारत में ब्रिटिशर्स ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज ने भारत के ऊपर शासन किया। तो इसको क्या कह दिया? इसे ब्रिटिश राज कह दिया। इसको हम लोग देखते होंगे तो हिंदू काल को प्राचीन भारत, मुस्लिम काल को मध्यकालीन भारत, और ब्रिटिश काल को हम लोग आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। किसने भारतीय इतिहास का 3 खंडों में सांप्रदायिक विभाजन किया है? तो जेम्स मिल ने किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। अब इसका जो दूसरा जो पहलू है उसको मैं बताना चाह रहा हूं। समय यही था 1832 का, और 1833 में चार्टर एक्ट आया। इस 1833 के चार्टर एक्ट का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है इसी जेम्स मिल का ही है। इसके प्रभाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? भारतीयों को बहुत सारी अच्छी चीजें प्रदान की थी, विधिक रूप में प्रदान की थी। जैसे भारत में एक तरीके से सती प्रथा का अंत हो गया। अब सती प्रथा ऐसी कुरीति थी जिसका उल्लेख सर्वप्रथम 510 ईस्वी में एरण के अभिलेख में मिलता है। तमाम सारे शासकों ने इसको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाप्त नहीं कर पाया था। लेकिन यह जो जर्मी बेंथम था, कहीं ना कहीं ये भारत की कुरीतियों के बारे में देखता था, इसका दिल भी कहीं ना कहीं भारत के बारे में रोता था। इसी परिप्रेक्ष्य में तो इसने प्रयास किया और 1833 का चार्टर एक्ट आया। और जो विलियम बेंटिंग है, अभी तक आप लोग जान रहे होंगे कि सती प्रथा विलियम बेंटिंग के प्रयासों से खत्म हुई। सती प्रथा एक तरीके से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से खत्म हुई, लेकिन यह नहीं जान रहे होंगे कि जर्मी बेंथम के प्रयासों से भी भारत में एक कुरीति समाप्त हुई थी जिसका नाम था सती सिस्टम। तो इसको भी जानिए आप लोग। अब आगे देखते हैं, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या रीजन है, क्यों बांटते हैं हम कालखंडों में इतिहास को? जैसे 3 कालखंडों में इसने बांट दिया, तो क्यों बांटते हैं हम? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत में खास खास क्या बात रही, केंद्रीय तत्व क्या रहे, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं और उसकी तुलना मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसलिए हम इतिहास को कई कालखंडों में बांटते हैं। ठीक, ये देखो, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, अब इसका जो पहला वाला पहलू है, बाद वाला नहीं, पहला वाला पहलू, ये क्या कहता है कि जो एशियाई समाज है ये काफी पीछे है। किससे पीछे है? यूरोप से पीछे है। ये अपने आप को क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है? अपने प्राथमिक पहलू में यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग काफी सभ्य थे। मतलब हम लोगों से तात्पर्य यहाँ यूरोपीय समाज और संस्कृति से है। हम लोग सभ्य थे, हम लोग मैनर्स वाले थे। जो हमारी सभ्यता थी वह सबसे अग्रणी सभ्यता थी बजाय एशिया के। एशिया वालों में तो ऐसी चीज थी नहीं। यह कहता है इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ये कहता है कि भारत में हिंदुओं का शासन था, भारत में मुसलमानों का ही शासन था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। एक सच्चाई भी तो लिख रहा है भाई। अंधविश्वास हमारे यहाँ प्रचलित थे, जादू टोना टोटका, सती प्रथा, नरबली प्रथा, जौहर प्रथा, ये सब क्या है? ये सब अंधविश्वास ही तो हैं जो एक तरीके से मानव के लिए कहीं से उपयोगी हैं, मानव जाति के लिए नहीं उपयोगी हैं। धार्मिक बैर, आपस में जो धर्म है हमारे यहाँ, धर्म भी कई सेक्ट यानी संप्रदायों में बटे हुए हैं।
अब जो संप्रदाय हैं वो एक ही धर्म की बातों को अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। यही मुस्लिम धर्म और संप्रदाय में भी है। जो सिया हैं और सुन्नी हैं उनसे संबंधित जो मौलवी हैं, जो विचारधारा का नेतृत्व करते हैं, वो आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर फतवा जारी करते हैं। तो फतवा का मतलब क्या है? तो फतवा का मतलब ये है कि इस्लाम को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या होगा? ये कहीं ना कहीं असंगत होगा। यही कहना चाह रहा है जेम्स मिल। ये कह रहा है कि भारत में अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। और क्या कहना चाह रहा है मिल? मिल कहना चाह रहा है, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। क्या कहना चाह रहा है मिल? मिल कहना चाह रहा है कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को एक सभ्यता के रास्ते पर ले जा सकता था, और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह भी सुझाव दिया, भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इसका यह मानना था कि हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो एक तरीके से यहां पे इसका जो मिल का विचार आ रहा है आप लोगों के सामने, निश्चित रूप से यह लग रहा होगा कि यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाह रहा है। ये क्या साबित करना चाह रहा है? ये श्रेष्ठ साबित करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं पे अगर सच्चाई जो आपके सामने आ रही है वह इसकी श्रेष्ठता के रूप में आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ आधुनिक काल में एक तरीके से कोई आंदोलन ही नहीं, तमाम सारी कुरीतियां, सच्चाई तो ये तमाम सारी कुरीतियां व्याप्त हैं। अब ये कह रहा है कि इन सब कुरीतियों को ब्रिटिश सरकार ही समाप्त कर सकती है, और निश्चित रूप से वो समाप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पुनर्जागरण आंदोलन आ चुका है, और पुनर्जागरण आंदोलन के केंद्र में मानव है, ईश्वर नहीं है। मानव मानव को आगे बढ़ा रहा है। मानव के जीवन को कैसे उपयोगी माना इन लोगों ने, कैसे उसको महत्व दिया, यह है एक तरीके से इनके इतिहास का केंद्र बिंदु रहा। और इस परिप्रेक्ष्य में फिर ये आगे बढ़े, इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई, फिर ये विश्व विजय पर निकल पड़े और कई क्षेत्रों में इन्होंने कब्जा भी किया। तो भाई जो उदाहरण है, उदाहरण तो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठता का मतलब ये नहीं है कि जो भाई ऐसा तो नहीं है कि एक तो श्रेष्ठ होगा ही। जैसे आपके आसपास में, या आप अपने फिंगर्स को देखो, पांचों उंगलियां तो एक जैसी निश्चित रूप से नहीं होती, सब बराबर नहीं होती, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन आपसी ताना बाना आपस में कायम है, इसलिए चीजें चल रही हैं। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहा है ब्रिटिश सभ्यता एवं संस्कृति को। ठीक। इसके अलावा इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। आज भी आप लोग देख रहे होंगे तो अंग्रेजी नहीं, अमेरिका ने इराक के ऊपर जब आक्रमण किया था और उसके क्षेत्रों पर कब्जा किया था, तो अमेरिका ने भी तो यही कहा था कि हम इराक को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां होती हैं, इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो स्वरूप होता है वह यही होता है। लेकिन अमेरिका को कब्जा करना था इराक के ईंधनों पर, तो उसको तो कभी नहीं बताया। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स का भी मंतव्य है, ये दिखाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम आपके यहां एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था देंगे। इसके अलावा क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व तो नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक भी धर्म नहीं होता था। जैसे जैसे मान लीजिए अशोक, अशोक प्रारंभ में
शैव मतावलंबी था। कल्हण की राजतरंगिणी ऐसा कहती है। बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। हर्षवर्धन के परिप्रेक्ष्य में भी देखोगे तो वो प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध बना। इसके अलावा कई गुप्त शासक भी आप लोग देखोगे और उनके सेनापति भी देखोगे तो गुप्त शासक आपको शैव मिलेंगे, वैष्णव मिलेंगे, लेकिन उनके सेनापति जैन मतावलंबी मिलेंगे, बौद्ध मतावलंबी मिलेंगे। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इसको देखते हैं बड़े पेज में। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर देखिए प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो एक तरीके से जो भारतीय इतिहास का विभाजन किया गया है वो 3 खंडों में किया गया है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, न कि ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत में इसको बांटा गया है। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकि तात्कों के विकास का युग माना गया है। क्या माना गया है? एक तरीके से ब्रिटेन में यानी पश्चिम में यानी यूरोप में आधुनिक काल को क्या माना गया? विज्ञान की ताकत माना गया उसको और क्या माना गया? तर्क का बोलबाला माना गया, लोकतंत्र की मुक्ति मानी गई। इसके अलावा समानता जैसी कई आधुनिकताओं को एक तरीके से ताकत के रूप में देखा गया। क्या हमें अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना लेना चाहिए या अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? इसे औपनिवेशिक युग की संज्ञा प्रदान करते हैं। औपनिवेशिक युग यानी उपनिवेशवादी युग, उपनिवेशवादी युग यानी साम्राज्यवादी युग की संज्ञा प्रदान करते हैं इसी को, यानी आधुनिक काल को ही। अब बात होती है कि औपनिवेशिक शासन क्या होता है, या औपनिवेशिक व्यवस्था क्या होती है, या साम्राज्यवाद क्या होता है, या उपनिवेशवाद क्या होता है। आइए समझते हैं इसको। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह, यानी जो हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये पूरा सारगर्भित चीजों को अभी हम लोग समझ रहे हैं कि किन किन चीजों का अध्ययन करें, फलता ये उपयोगी होगा आपके लिए। इसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश को जीता गया, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन कैसे स्थापित किया अंग्रेजों ने। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। स्थापित कौन करेगा? कोई विदेशी शक्ति स्थापित करेगी, उसी को उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाएगा। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, कई तरीके के राजस्व इन्होंने वसूले, भूमि कर वसूले, अन्य प्रकार के कर इन्होंने वसूले, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? औपनिवेशीकरण के नाम से जानते हैं, या उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। यहां पे यह कहा जा रहा है कि जैसे ब्रिटिश सरकार भारत आई, या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत की सभी प्रक्रियाओं पर, सभी ताने बाने पर कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लाया उन्होंने,
और आपके ऊपर नियंत्रण भी स्थापित किया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। इसी को क्या कहा गया? इसी को उपनिवेशवाद के युग की संज्ञा प्रदान की गई, इसी को औपनिवेशिक युग की संज्ञा प्रदान की गई, इसी को साम्राज्यवादी युग की संज्ञा प्रदान की गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने औपनिवेशिक शासन क्या होता है, औपनिवेशिक व्यवस्था क्या होती है, औपनिवेशिक शब्द से क्या तात्पर्य होता है, इसको समझा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हम किस तरह जानते हैं, एक टाइटल आपके सामने है कि हम किस तरह जानते हैं। अब जो भारतीय इतिहास का 250 साल का इतिहास है, इसको लिखने में इतिहासकार किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, आखिर वे कौन से स्रोत हैं जिसका प्रयोग इतिहास लिखने में इतिहासकार करते हैं, इसको हमें समझना है। प्रशासन कैसे अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन जो है वो कैसे अभिलेख तैयार करता है, जैसे जो हमारा संविधान है वो भी तो अभिलेख ही है, तो कैसे उसको तैयार किया गया, कैसे उसके लिए तमाम सारे स्रोत कहां कहां से लिया गया, कहां कहां से ग्रहण किया गया, फिर वो एक अभिलेख बना। तो कैसे ये जो अभिलेख है ये कैसे इसका संकलन किया गया, कैसे इसको तैयार किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड, इतिहास सरकारी रिकॉर्ड, यानी जो अंग्रेजी शासन था ये समय समय पर इसका जो सरकारी क्रियाकलाप था उससे संबंधित जो रिकॉर्ड था उसको भी इतिहास लिखने में प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, प्रयोग में लाया गया। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज को लिखना, किसी भी घटना को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों की अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मतलब कोई भी प्रशासनिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, अंग्रेजों का मानना था कि उसको लिखना चाहिए, और यही इतिहास को लिखने का क्या है, स्रोत है। इसके अलावा अंग्रेजों को और क्या लगता था, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी जरूरी है। जो कार्यालयी आदेश पत्र होते हैं या पत्र होते हैं उनको रखना भी जरूरी है। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे। इस परिप्रेक्ष्य में तहसील के दफ्तर में भी, कलेक्ट्रेट के दफ्तर में भी, कमिश्नर के दफ्तर में भी, प्रांतीय सचिवालय में भी, कचहरी में भी, सबके सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार होता था। ये किसका शब्द दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही देन है। और संग्रहालय जैसे संस्थान यानी म्यूजियम भी होते थे, तमाम सारे दस्तावेजों को वहां आज भी रखा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी यानी 1801 से लेकर 1900 तक के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनवाई जाती थी। जैसे मान लीजिए कि आज भी आप लोग जाएंगे और आपसे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो कहीं ना कहीं तहसील में, कचहरी में वो जमा है। अगर मान लीजिए आप अपनी खतौनी की नकल लेने जाएंगे तो नकल आपको मिल जाएगी, उसमें विस्तृत विवरण आपको दिया जाएगा। तो ये सब किसका मानना था, ये जो क्रिया पद्धति थी ये किसकी कहीं ना कहीं दी हुई है, अंग्रेजों का मानना था और उन्हीं की दी हुई है। उन्हें खुसन वीसी के माहिर उन्हें खुसन बीसी के माहिर लिखते थे।
इसका मतलब यह है अभिलेखों को लिखने का काम कौन करता था? जो इसका एक्सपर्ट होता था। खुसन बीसी का मतलब यह है जो इससे संबंधित क्लर्क होते थे वे इसको लिखते थे। खुसन बीसी या सुलेखन बीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते थे। ये खुसन बीस या सुलेखन, ये सब आप लोग देखेंगे, चिटनिस या सुलेखन बीस, ये सब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमें अंग्रेजों ने दिया। ये पहले से हमारे यहाँ थे, ये शिवाजी के समय में थे। ये अन्य प्रदेशों में भी ऐसे तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी होते थे जो तमाम सारे दस्तावेजों को तैयार करने का काम करते थे। प्राचीन काल में भी था ऐसा, लेकिन ये अंग्रेजों की विचारधारा है, ये उनका मानना है। ठीक। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई। अब ये देखिए एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की कार्यकाल में ये जो म्यूजियम होते थे, जो संग्रहालय होते थे, इनका काफी महत्व होता था। ये देखिए एक संग्रहालय, ये एक अभिलेखागार का चित्र भी आपको नई दिल्ली का यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व या उपयोग। जो सर्वेक्षण है, यानी मान लीजिए कोई भी क्रिया पद्धति है, कोई भी स्थिति है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस पहलू में हम लोग इसको देखेंगे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। औपनिवेशिक शासन का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अब सही ढंग से जानना अगर जरूरी है तो इसका सर्वेक्षण आपको करना पड़ेगा। सर्वेक्षण के माध्यम से ही इसकी असलियत सामने आएगी। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। सर्वेक्षण का इनका जो तरीका होता था, इसका मतलब क्या है, वो काफी व्यापक होता था। इसके अलावा अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। वाह, अच्छी बात थी भाई। किसी क्षेत्र में अगर शासन को चलाना है, स्थापित रखना है और बहुत दिनों तक बने रखना है, तो वहां के सभी पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। और इसको हम किसी सर्वेक्षण के माध्यम से ही जान सकते हैं, किसी रपट के माध्यम से ही जान सकते हैं। 19वीं सदी के आखिर से ही हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं सदी के आखिरी दशक से भाई जनगणना तो कहीं ना कहीं लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन एक तरीके से 1881 में भारत में पहली बार एक तरीके दशकीय जनगणना को अपनाया गया। और इस समय एक वायसराय था जिसका नाम था रिपन, लॉर्ड रिपन। उसी के समय से जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थीं। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। कई प्रकार के सर्वेक्षण होते थे। वो ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में ही संबंधित होते थे, कई क्षेत्रों में संबंधित होते थे। ये देखिए, इस शरीफे का एक पौधा है, आप लोगों ने शरीफा खाया होगा। ये इसमें फल इधर लटक रहा है, ये फल है इसका, यही है शरीफा, ये एक फल है। 1770 के दशक का यह चित्र है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी।
इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे, स्थानीय कलाकारों का सहयोग लिया जाता था इसमें। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में कैसे पता चलता है। अब जो इतिहासकार हैं, ऐसा नहीं कि वो राज्याभिषेक से संबंधित चीजों को अब लिखने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो एक तरीके से सभी क्षेत्र की घटनाओं को देख रहे हैं और वहां से यह भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें उपनिवेशवाद की झलक कहां पे दिखलाई पड़ती है। इसके अलावा यहां पे लौटते हैं हम लोग। अधिकृत जो रिकॉर्ड हैं, इससे वास्तव में क्या पता नहीं चलता, मतलब क्या पता चलता है और क्या पता नहीं चलता। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं, जो मुख्य है एक तरीके से हमारे स्रोत हैं, रिकॉर्ड हैं, अभिलेख हैं, उससे पता तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन क्या पता नहीं चलता, इसको हम लोग देखते हैं। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी हम इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो सारी सरकारी दस्तावेज हैं, इनसे हम सब कुछ समझ लेते हैं, ऐसा भी एक तरीके से पूर्णतः विश्वास नहीं प्रकट किया जा सकता। अब इस चित्र के बारे में आपको बताते हैं। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, ये कैसा चित्र है, इसको मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए इस मानचित्रण को, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है, 1832 की तस्वीर है ये। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। अब एक तरीके से यहाँ पे देखिए, ये सब तमाम सारे अंग्रेज हैं और ये यहाँ पे प्रयोगधर्मी कार्य चल रहा है। यहाँ पे एक कैमरामैन है, इस सर्वेक्षण में बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, इसमें कोई विशेष काम किया जा रहा है, इस तरीके से किया जा रहा है, क्या है इसका तरीका, इसका व्यापक रूप से यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है। इस चित्र को देखिए, यह है जो चित्र है वो 1857 के विद्रोहियों का चित्र है। अंग्रेजों के कहीं ना कहीं 100 वर्ष के शासन पूरे होने के बाद में जो भारतीयों ने अंग्रेजों का सशक्त विरोध किया था, वो 1857 के विद्रोह या क्रांति के रूप में भारत के इतिहास में जाना गया। इसमें जो क्रांतिवीर थे वो एक झटके में अंग्रेजों को भारत से भगा देना चाहते थे। यह जो 1857 का विद्रोह है, यह मुख्यतः बैरकपुर के भारतीय सिपाहियों से प्रारंभ किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त थे। धीरे धीरे ही यह विद्रोह मेरठ आ गया, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर फैजाबाद, फिर बिहार, फिर अन्य क्षेत्रों में, यानी उत्तर भारत के लगभग लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में यह विद्रोह फैल गया। और ऐसा लगा कि जैसे अंग्रेजी सत्ता की जड़ें उखड़ जाएंगी और अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगभग 2 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर नियंत्रण पा लिया था। यह उसी विद्रोह का एक चित्र है। इसमें देखते हैं क्या इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है, इसको समझते हैं। तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीरों को, उनसे हम चित्रकार की सोच का पता चलता है। जो चित्रकार है उसकी सोच का तो पता चलता ही है, लेकिन चित्रकार किस मानसिकता से ग्रसित होकर इस चित्र को बना रहा है, ये भी हमें सोचना चाहिए। हो सकता है कि कोई शासक हो और उसके दबाव में कोई चित्रकार इस चित्र को बना रहा हो,
तो शासक के विरोध में तो कोई चित्र बना नहीं सकता, नामुमकिन है। और अगर बना दिया तो इससे भी पता चलता है कि वो एक निष्पक्ष चित्रकार है। वह एक निष्पक्ष चित्रकार है, वह किसी दबाव को नहीं मानता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। जो बागी सिपाही हैं वो लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे निश्चित रूप से। इसमें यह दिखाया गया है कि ये जो एक तरीके से सैनिक हैं, सिपाही हैं, ये जो विद्रोही हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि ये विद्रोही भारत को लूटने में लगे हुए हैं और अंग्रेजों की नजर में ये क्या हैं, ये लूट खसूट करने वाले नागरिक हैं। मतलब हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया, लूटो, उन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगा दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो इस विद्रोह को काफी क्या करते हैं, सीमांकित करते हैं। क्यों सीमांकित करते हैं? क्योंकि इसका आरोप उनके ऊपर न लग जाए। भाई उनकी तो पहले से ही एक तरीके से लोक आलोचना कर रहे हैं ना। जैसे कंपनी का जो शासन है, ऐसा नहीं कि सार्वभौमिक रूप से वो सही चल रहा है भारत में और उससे भारतीय जनमानस एक तरीके से खुश है, संतुष्ट है, आनंद का अनुभव कर रहा है, वो ऐसा नहीं है। तो हम उनके ऊपर आरोप न लगाने लगे कि आप गलत हैं, आप अनैतिक काम कर रहे हैं। इसीलिए वो पहले ही हमारे ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लूट मार कर रहे हैं। और हम कैसे लोग हैं, हम लालची हैं, हम दुष्ट हैं, हम बेरहम हैं। वो अपने आप को इस परिप्रेक्ष्य में क्या बनाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम सभ्य हैं और हम असभ्य हैं। हम कैसे लोग हैं, हम बर्बर लोग हैं। वो कैसे लोग हैं, वो सभ्य लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी। इससे हमें अंग्रेजों की सोच का पता चलता है। बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह भी समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की वजह क्या थी। ठीक, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। देखिए ध्यान से इस चीज को, सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, अपना नजरिया बदलें और उनको ढूंढें, तो हमें कुछ ऐसी डायरियां मिलती हैं, कुछ हमें ऐसी तीर्थ यात्राएं मिलती हैं, कुछ तीर्थ यात्राओं के संस्मरण मिलते हैं, कुछ आत्म कथाएं मिलती हैं, कुछ पौराणिक कथाएं मिलती हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। और उन स्रोतों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो इतिहास है उसका अगर लेखन करें तो एक निष्पक्ष इतिहास लेखन वहीं से निकल के आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो तमाम सारे सोर्सेज हैं, लेकिन वो जो सोर्सेस हैं वो सरकारी हैं। और 1857 के विद्रोह पर अंग्रेजों ने इतिहास लिखवाने का प्रयास किया। इसीलिए अगर कोई भारतीय इतिहासकार भी उसमें शामिल होता है तो अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में, अंग्रेजों के पक्ष में इतिहास को लिखता है। इसका मतलब यह है कि एक तरीके से इतिहास का 1857 का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, वो वास्तविक रूप से हमारे सामने प्रकट होके नहीं आती। लेकिन यहां पे कहा गया है कि अगर इस सरकारी स्रोत के अलावा हम दूसरे आधारभूत सोर्स पर गहराई से अध्ययन करें तो उसमें जैसे कई तीर्थ यात्राएं हैं, कई संस्मरण हैं, कई कहावतें हैं, कई भोजपुरी साहित्य भी मिलेंगी। और भोजपुरी साहित्य में तो आप लोगों को मैं बताऊं कि 1857 के विद्रोह में एक तरीके से लिखा हुआ मिलता है, जड़ उसमें मिलती है। उसमें कहा गया है कि अंग्रेजों कब जइबो, यानी सिपहिया कब जइबो छोड़ के हमार देशवा, फिरंगी कब जइबो छोड़ के हमार देशवा। फिरंगी यानी विदेशी, यानी अंग्रेज।
इस लाइन से यहां पे यह साबित हुआ कि जो भारतीय जनमानस था वो एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से उखाड़ के फेंकना चाहता था। और यह बात यह बताती है कि भारतीयों द्वारा किया गया यह स्वतंत्रता आंदोलन था, यह एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन था। लेकिन अंग्रेज इसको सीमांकित करते हैं, क्योंकि सरकारी स्रोत तो यही बताते हैं ना कि ये एक सैनिक विद्रोह था। यही चीज यहां पे कही जा रही है, यानी जो सरकारी स्रोत हैं इतिहास के, वह इतिहास का निष्पक्ष विवरण नहीं देते हैं। को भी देखते हैं, इंसानों के खाने के लायक नहीं है, स्रोत दो। यहां पे लिखा हुआ है कि अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहां 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 में ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन बावर्ची खाने में आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। 2000 की घटना है, काफी अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों में पहुंचती गई, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई में हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये एक तरीके से जो खबर छपी हुई थी, वो हिंदुस्तान टाइम में 12 मार्च 1946 को यह खबर छपी हुई थी। तो कहीं ना कहीं यह जो एक तरीके से पेपर है, और पेपर में यह जो इस घटना का वर्णन किया गया है, ये यथावत घटना के रूप में किया। अगर इसको हम लोग देखें तो ये वास्तविक घटना है। अब एक तरीके से इतिहास का सचित्र प्रकाशन तो कहीं ना कहीं पेपर भी करते हैं। जैसे 1857 के विद्रोह के समय में भी दिल्ली अखबार प्रकाशित होता था, तिलिस्म अखबार लखनऊ से प्रकाशित होता था। उसी अखबार के माध्यम से वास्तविकता के रूप में 1857 के विद्रोह को देखा जा सकता है, अंग्रेजों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सारे स्रोत, जो ये स्रोत हमने बताए, ये सारे स्रोत उन्होंने ही, उन लोगों ने ही रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। निश्चित रूप से भाई, पढ़ना लिखना जानेंगे तभी तो इस स्रोत की रचना करेंगे वे। इनसे हमें यह पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव कर रहे होंगे, या कैसे उनका जीवन यापन चल रहा होगा। यानी ये जो स्रोत हैं, इनके माध्यम से हमें मुख्य घटना के बारे में बताया जा रहा है। हमें आम जनजीवन के बारे में नहीं बताया गया, हमें आम संस्कृति के बारे में नहीं बताया गया। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने भी लगेगी धीरे धीरे। ठीक, अब स्रोत, अब एक तरीके से ये इस पहली यूनिट का आखिरी भाग है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सबसे पहले इस पेज को देख लें कि इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और तुरंत पलट के पुनः पहले पेज से यानी टॉपिक से अध्ययन करने लगें, तो ये आपके लिए काफी उपयोगी होगा। इसमें फिर से याद करें। आइए देखते हैं हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, सही और गलत बताएं। जैसे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू में, मुस्लिम में, ईसाई, 3 काल खंडों में बांटा है। अब ईसाई की जगह यहां पे अगर ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो ईसाई हैं, तो ये बात सही है। आगे खा में देखते हैं, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। आम लोग क्या सोचते हैं, सरकारी दस्तावेजों से यह जानने में मदद नहीं मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। सरकारी दस्तावेज से तो हमें सरकारी गतिविधियों के बारे में पता चलता है ना, यही हमने समझा। नेक्स्ट, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह बात सही है,
सही तरीके से साक्षण चलाने के लिए सर्वेक्षण जो अंग्रेजों ने बताया, हम लोगों ने पढ़ा भी, वो उपयोगी था, वो महत्वपूर्ण था। एक बात और, कुछ कल्पना के बारे में कहा गया है। ये आइए कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि आप एक इतिहासकार हैं। कीजिए आप लोग कल्पना, आप लोग स्वयं सोचिए कि हम एक इतिहासकार हैं, हम एक हिस्टोरिक पर्सन हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाइए। इसमें एक सूची आप लोग बना सकते हैं, इससे आप लोगों में एक तार्किकता का विकास होगा। आगे कुछ और 2-3 बातें हैं, इसको भी देखते हैं। आइए विचार करते हैं, आइए विचार करते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं? अब उसमें समस्याएं यही हैं कि जेम्स मिल ने इतिहास का जो विभाजन किया, वो प्राचीन काल को हिंदू में किया और मध्यकाल को मुस्लिम में किया और आधुनिक काल को किस में किया? आधुनिक काल को एक तरीके से ब्रिटिश युग में किया। तो यह जो विभाजन है, भारतीय दृष्टिकोण यह कहता है कि यह सांप्रदायिक विभाजन है। ऐसा करके इस जेम्स मिल ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। यह एक तरीके से अंग्रेजों का जो मनसा वाचा कर्मणा भारत में उपदेश था सांप्रदायिकता फैलाने का, यानी बांटो और राज्य करो का, वैसे विचार प्रदर्शित होते हैं। तो ऐसा विचार कैसा विचार है? कहीं ना कहीं अनैतिक विचार है, अनुपयोगी विचार है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे इतिहासकारों को इस तरीके से विभाजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? जो अंग्रेज थे, इन्होंने सरकारी दस्तावेजों को किस तरीके से सुरक्षित रखा? तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपको कई बार बताया कि अंग्रेजों ने संग्रहालय बनवाए। क्या किए? अंग्रेजों ने संग्रहालय बनवाए और उसमें विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी होते थे कि वहां पे उसको रखवाली का काम, उसको सुरक्षित रखने का काम, और जो दस्तावेज इधर उधर छिटके हुए पड़े हैं दूर दराज क्षेत्रों में, उनको संकलित करने का भी काम किया। आगे चौथे में, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरीके से अलग होती है? इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे तो जो इतिहासकार होते हैं वो पुराने पुराने एक तरीके से पेपर से या अखबार से जो जानकारी जुटाते हैं, तो पेपर तो एक तरीके से कई पेपर ऐसे होंगे कि वो सरकार पर निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ निष्पक्ष होते हैं। तो जो निष्पक्ष होंगे वो कहीं ना कहीं घटनाओं का वास्तविक विवरण देंगे। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है, अब इससे संबंधित अगर कोई स्रोत होगा तो ये तो कहीं ना कहीं किसी का नौकर है, तो नौकरी कर रहा है ना। तो इससे संबंधित जो स्रोत होगा वो कैसा स्रोत होगा? वो वास्तविक स्रोत नहीं होगा। यही यहां पर समझाया जा रहा है। और क्या है भाई? आइए करके और कुछ आइए करके देखें। क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है सॉरी, पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? तो इतिहासकार इसमें तमाम सारे तरीके अपनाते हैं। इसको जरा आप लोग सोचिएगा भी कि हाँ, ऐसा कैसे संभव होता है, कैसे आसान होता है। तो दोस्तों, आज की ये जो आप लोगों के बीच में पहली यूनिट रही एनसीईआरटी कक्षा 8 हमारे अतीत की, वो आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से कवर हुई। हम लोगों ने व्यापक रूप से इसको समझा, इसको देखा। अब कल से जो एक तरीके से क्लास प्रारंभ होगी, वो एक तरीके से आप लोगों के बीच में वो आपके सिलेबस के अनुकूल होगी, लेकिन ये भी आप लोगों के बीच में एक व्यापक समझ का विकास करती है। और इससे हमें पता चलता है कि हम इस किताब में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे।
तो इसको आप लोग देखें, व्यापक रूप से समझें और इस वीडियो को लाइक भी करें, आप लोग इसे शेयर भी करें। आगे कल से आप लोगों के बीच में निरंतर कक्षाएं होंगी, तो आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।